हाँ जी बच्चों, तो अब बच्चों हम बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बच्चों है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज द नेक्स्ट कॉमन फोर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हम कौन कौन सी फोर्सेस के बारे में बात कर चुके हैं? ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट। तो अब हम बात करेंगे बच्चों फ्रिक्शन की। बच्चों क्या कुछ पता है हमें फ्रिक्शन के बारे में फ्रॉम आवर नॉर्मल कॉमन सेंस? इट अपोजेस मोशन, ठीक है। और सिंपल, सबसे पहली बात कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगती है अगर बॉडीज कॉन्टैक्ट में है। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। और दूसरा आपने कहा कि इट अपोजेस मोशन, है ना। तीसरा, ये फंडामेंटल फोर्स है या डिराइव फोर्स है? अगर फंडामेंटल होती तो फिर हम लिखते फंडामेंटल में, वहां तो नहीं लिखी हमने, तो क्या मतलब हुआ? डिराइव भी होगी। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। इट इज नॉट अ डिराइव फोर्स। ठीक है जी, ओके। सबसे हम कॉमन एग्जांपल जिसमें हम फ्रिक्शन से रिलेट कर पाए बच्चों, वॉकिंग में कैसे रिलेट करोगे? हाँ, और सिंपल ले लो एग्जांपल जहां से फ्रिक्शन समझ आती है। सीधी बात, एक बॉल को हमने रोल किया है तो वो बॉल क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन के कारण, है ना। जब हम कहते हैं कि हमने एक बॉडी को ऊपर से फेंका है तो हम कहते हैं कि भाई असली में उसकी एक्सेलरेशन जी नहीं होती, तो थोड़ी कम होती है। क्यों? जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज जस्ट कि इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एयर। वहां पे एयर के साथ कांटेक्ट में बॉल है तो वो भी फ्रिक्शन ही है, कोई फर्क नहीं है। और बात समझ आती है? ठीक है, तो जो जैसे हमने बॉल, ओके, बैक टू द सेकंड पॉइंट। क्या सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला था? पहला बोला था कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा अपोजिट मोशन, तीसरा डिराइव फोर्स। कम बैक टू द सेकंड पॉइंट, इट अपोजेस मोशन, जिसका हमने एक एग्जांपल ले लिया। बॉल थी जो अपने आप थोड़ी देर में जाके रुक गई। ठीक है, ओके। चलो एक केस लेते हैं। डस्टर रेस्ट पे है मेरे हैंड पे। बताओ इस डस्टर पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही? mg नॉर्मल बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए दिस डस्टर इज एट रेस्ट। एनी डाउट इन दिस? ओके। अब मैं इस डस्टर को इधर को लेके जा रहा हूँ, राइट को। अब इस डस्टर पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? स्यूडो कहाँ से आ गई? स्यूडो फोर्स होती है। अगर सेम लग रही है तो फिर डस्टर आगे क्यों जा रहा है? क्या क्या नो यस समझ आया मुझे। सबसे पहले तो चलो आपने ये बताओ, पहले आप लोगों ने ये कहा कि और कोई फोर्स नहीं है, और फोर्स है या नहीं है? होएगी तभी आगे जा रहा है डस्टर, नहीं तो जाएगा ही। डेफिनेटली इट हैज टू बी अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इस केस में क्या लग रहा है कि फ्रिक्शन किधर को लग रही होगी? डस्टर की बात कर रहे हैं हम, डस्टर के ऊपर सारी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो बताओ, जब ये डस्टर आगे जा रहा है तो इससे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लग रही है? पीछे। तो फिर तो पीछे जाना चाहिए उसको। फिर डस्टर को आगे कौन लेके जा रहा है? चलो पहले एफपीडी, मैं कुछ नहीं हूँ, फोर्सेस के टर्म्स से बात करो। मुझे ये बताओ, डस्टर के एफबीडी में कौन सी फोर्स है जो उसको आगे लेके जाए? फ्रिक्शन है या कुछ और है? बट आपने तो कहा फ्रिक्शन पीछे लग रही है। हाँ, तो हमने पूछा ही नहीं कि डस्टर क्या कर रहा है। क्वेश्चन तो सिंपली इतना है कि डस्टर पे, तो थोड़ा पीछा दो। सबसे पहले ऐसे mg नॉर्मल बैलेंस हो रहे हैं। अब अगर डस्टर आगे जा रहा है
तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है इस पे जो आगे की तरफ है, ठीक है। और एक हमें पता है कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन, दूसरा हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो बताओ वो फ्रिक्शन फोर्स किधर को लग रही है इस तस्वीर पे? हाँ आगे। तो अब यहाँ पे हमें अपना ये सेकंड पॉइंट क्लियर करना है कि रियलिटी में बच्चों ये एक मिसकंसीव्ड नोशन है या गलत कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। हमें ये लगता है बल गया कि हाँ बॉल को फ्रिक्शन ने रोका है, तो हम फ्रिक्शन को रिलेट ही उन केसेस के साथ कर लेते हैं जहां पे फ्रिक्शन किसी चीज को रोक रही है, ठीक है। जो ऐसा केस है यहाँ पे हम मतलब फ्रिक्शन के साथ रिलेट ही नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों रियलिटी में वो जो पॉइंट है जिसको आपने बोला था कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, वो गलत है, ठीक है। फ्रिक्शन मोशन अपोज नहीं करती। फिर फ्रिक्शन क्या करती है? ये भी नहीं कह सकता कि फ्रिक्शन मोशन की हेल्प करती है। सोच के ऐसा लग रहा है अपरेंटली कि कभी हेल्प कर देती है और कभी अपोज कर देती है। उसके रियलिटी में रेस्ट भी रखती है। थोड़ा ठीक बोला आपने, थोड़ा गलत बोला। फ्रिक्शन एक्चुअली क्या कोशिश करती है? फ्रिक्शन कोशिश करती है रिलेटिव मोशन रोकने की। फ्रिक्शन चाहती है कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन चाहती है कि वो दो सरफेसेस आपस में मूव ना करें, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने जमीन के ऊपर एक बॉल रोल कर दी, तो फ्रिक्शन को दिख रहा है कि बॉल जा रही है जमीन के ऊपर आगे। अब फ्रिक्शन चाहती है कि बॉल और जमीन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो फ्रिक्शन क्या करती है? उसने बॉल को रोक दिया, तो बॉल और ग्राउंड की खत्म हो गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ? हाथ आगे जा रहा था, फ्रिक्शन क्या चाहती है? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन रोकना चाहती है। फ्रिक्शन को मोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्शन को प्रॉब्लम है इस चीज, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं चाहती कि सरफेसेस घिसे आपस में। तो फ्रिक्शन के लिए क्या तरीका था? उसने क्या किया? डस्टर को भी आगे ले गई। पर्पस ऑफ, आई बात समझ? ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्लैरिफाई करनी है फ्रिक्शन से रिलेटेड, कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज नहीं करती बच्चों, वो क्या करती है? वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। इसके हम आगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेंगे और क्लियर हो जाएगी बात। ये हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा बच्चों जो मिसकंसेप्शन है जो निकालना है माइंड से, वो ये है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, ठीक है। ये बिल्कुल निकाल दो माइंड से, लेकिन नहीं तो बहुत क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। फ्रिक्शन मोशन नहीं अपोज करती, क्या करती है? रिलेटिव मोशन अपोज करती। तो उसके आगे लिखो इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो नो डाउट अभी है उतना क्लियर नहीं हुआ होगा रिलेटिव वाला, बट ये क्लियर कर लो कि मोशन वाला तो गलत है, ठीक है ना। रिलेटिव वाले अभी हम लेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो आपने देखा था जैसे अभी रिसेंटली जब हमने कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट पढ़ा था, तब हमने देखा था ना कि जैसे हमने वैसे हम अलग अलग केसेस में अप्लाई कर रहे थे, बट फिर हमने एक स्टैंडर्ड रूल निकाल लिया था जो हर जगह लग जाता कि भाई अलोंग द नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट सेम कर दो।
तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि जैसे पहले हमें लग रहा था कि कभी हेल्प कर देती है, कभी अपोज कर देती है, बट विच इज द स्टैंडर्ड रूल जो हर जगह लग जाएगा कि वो रिलेटिव मोशन है उसका। ठीक है, तो आप ये चीज देखो, आप यहाँ पे समझ भी सकते हो ये बात। जैसे आप देखो, हैंड आगे जा रहा है, हैंड के फ्रेम में, अब क्योंकि रिलेटिव की बात करें तो हैंड के फ्रेम में जाना पड़ेगा। हैंड के फ्रेम में डस्टर को फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन आगे है, तो हैंड के फ्रेम में डस्टर पे स्यूडो फोर्स पीछे को लगेगी। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन, अब उस फ्रेम में बात कर रहे हैं हम, उस फ्रेम के अंदर फ्रिक्शन को क्या लग रहा है कि यार ये तो पीछे को जाएगा डस्टर, इसको रोकना है, तो फ्रिक्शन ने क्या किया, खुद आगे को। ठीक है, देयर इज अ रीजन हम क्यों स्यूडो फोर्स के बाद ही फ्रिक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बार बार रिलेटिव फ्रेम की बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की बच्चों डायरेक्शन रिलेटिव फ्रेम के अंदर जाकर ही पता चलेगी, नहीं तो गलती। क्या ये बात समझ आ गई सबको? ओके ओके, तो जैसे बिल्कुल यही बच्चों हैंड वाला एग्जांपल कि अगर हम नॉर्मल केस की बात करें कि हैंड के ऊपर डस्टर रखा हुआ है, तब तो क्या हो रहा है, सिंपल एन और एम जी बैलेंस आउट हो रहे हैं। और यहीं पे अगर हम बच्चों इसी के साथ एक दूसरी सिचुएशन ड्रॉ कर दें, जहां पे हम हैंड को ऐसे आगे को लेके जा रहे हैं, तो देखो हम कैसे समझेंगे, हम रिलेटिव फ्रेम में जाएंगे। बताओ इस रिलेटिव फ्रेम में हैंड के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों? मतलब ठीक है, नॉर्मल वर्क तो लगेंगे, स्यूडो फोर्स एम में लगेगी, तो फ्रिक्शन किधर को लग जाएगी, राइट। तो बच्चों अगेन जैसे कि हम बाकी सारी फोर्सेस के साथ करते आए हैं, हम फ्रिक्शन उसी सरफेस पे दिखाएंगे जहां लग रही है। फ्रिक्शन नीचे वाली सरफेस पे लग रही है ना, तो इसलिए हम उसको नीचे दिखाते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल एफ। ठीक है, कैपिटल एफ क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस को भी हम एफ से शो करते हैं, फ्रिक्शन को स्पेशली शो करने के लिए हम स्मॉल एफ दिखाते हैं। तो यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिस की जिधर को लग रहा था, हाँ वो तो थर्ड, अगर हैंड इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन हैंड पे पीछे लगाएगी। तो इनफैक्ट यस, जो यहाँ पे हो रहा था इस केस में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हैंड पे किधर को लग रही है, पीछे को। ठीक है, डस्टर पे आगे को लग रही है, हैंड पे पीछे। क्लियर? क्या बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, तो जैसे हमने बात की, इट इज अ डिराइव्ड फोर्स। ठीक है, तो मतलब इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस।
क्या? हाँ, तो वो खड्डों का भी जो एक्चुअल रीजन है, अभी हम आज बात करेंगे वो खड्डों वाली, मतलब वो जो फोर्स इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी। जैसे नॉर्मल रिएक्शन में भी हमने समझा था ना कि कौन सी फोर्स थी, इलेक्ट्रॉन्स वाली फोर्स ही थी, वैसे ही यहाँ पे। हाँ, ये एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन ही होता है। अभी जैसे अभी समझ आ जाएगा। तो इस फोर्स की बच्चों खासियत ये है कि ये सरफेस के पैरेलल लगती है। अनलाइक नॉर्मल रिएक्शन जो हम क्या कहते थे, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये फोर्स सरफेस के पैरेलल लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो उसकी हमारे पास दो फोर्सेज हो गई है ना, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो जैसे मान लो दो बॉडीज कांटेक्ट में है, जैसे लेफ्ट साइड पे हमने दिखाया कि ये कोई दो सरफेसेस हैं जो कांटेक्ट में है, तो इनमें कौन सी फोर्सेज होगी? एक तो नॉर्मल तो लगनी है परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक पैरेलल टू सरफेस लगती है फ्रिक्शन। ऑल्दो यहाँ हमने कोई मोशन नहीं दिखाई कि किधर को है, मान लो कि फ्रिक्शन राइट को लग रही है, तो जो नेट फोर्स होगी कॉन्टैक्ट फोर्स, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। ठीक है, ये बात समझ आती है बच्चों? तो इसे हमने यहाँ लिख दिया कि वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि फ्रिक्शन जीरो ही हो। क्यों? कब? क्या स्मूथ या कोई मूवी ना कर रहा हो? जब हमने सिंपल एग्जांपल लिया था कि हैंड के ऊपर डस्टर रख दिया, है ना, तब तो फ्रिक्शन नहीं लग रही थी ना। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन उल्टी तरफ लग रही हो। तो क्या होता है बच्चों कि अनलाइक नॉर्मल रिएक्शन जो तो हर केस में लगी गया, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी सी सिचुएशन डिपेंडेंट फोर्स है ना, कि भाई जैसे हम ऐसे तो कह नहीं सकते थे कि जब कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन लग गई। कांटेक्ट तो फर्स्ट कंडीशन है ना, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि रिलेटिव मोशन हो। तो इसलिए फ्रिक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फोर्स होती है। अभी आगे हम देखेंगे एक एक करके कि क्या कुछ होता है। यहां से बच्चों क्या समझ आया कि जो नेट कांटेक्ट फोर्स है आपकी, वो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन होगी। इससे पहले तक आप कांटेक्ट फोर्स को सिर्फ नॉर्मल बोलते है ना, अब आपको पता चल गया कि कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट। क्लियर बच्चों? अब बच्चों बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है। तो ये बच्चों आपने थोड़ा सा पुरानी क्लासेस में भी बात की हुई है कि भाई हम कहते हैं कि भाई सरफेस स्मूथ लग रही है, लेकिन असली में क्या होता है? अगर हम सरफेस को बहुत जूम करके देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, तो कोई भी सरफेस ऐसे परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। क्या होता है? उसके ऊपर इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो अगर इरेगुलरिटीज होंगी तो क्या होगा? जब आपने दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा हुआ है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि एक में कुछ खड्डे होंगे, दूसरे में कुछ ऊपर होगा। तो वो क्या होता है, वो ऐसे आपस में फंस जाते हैं, इंटरलॉकिंग्स बन जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन अभी एक सरफेस ये है नीचे वाली, एक सरफेस ये है ऊपर वाली, ये ऐसे रखी हुई है। जब तक तो इन दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं। बट जैसे ही मान लो ये मैं अपने इस राइट हैंड को ऐसे मूव करने लगता हूँ तो क्या होगा? ध्यान से देखो बच्चों, जब मैं ऐसे करूंगा तो इधर से ऐसे फोर्स आएगी जो इसको रोक रही है।
करेक्ट। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो पीछे से फोर्स आएगी जो उसको आगे धक्का मार रही है, ठीक है ना। तो ये फोर्सेस ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग आएंगी। तो ये सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो असली में तो बच्चों ये होता है कि फ्रिक्शन इज जस्ट अ नॉर्मल रिएक्शन, बट इसको नॉर्मल नहीं वर्ड यूज करते, क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो जो हम जनरल सरफेस की बात करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या किया हमने, जो भी सारे पैरेलल कंपोनेंट्स थे उन सबके रिजल्टेंट को हमने बोल दिया एज फ्रिक्शन, ठीक है। तो मतलब जैसे बच्चों मान लो पहले ये सरफेस है इस तरीके की इंटरलॉकिंग, ठीक है। अब मान लो मैं किसी एक तरफ मूव करने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लो मैंने ये ब्लू वाली सरफेस को किस किया, ठीक है। तो क्या होगा, वो ऐसी होगा, देखो इधर से गैप बढ़ गया, इधर से गैप कम हो गया, तो क्या होगा, ये ब्लू वाली सरफेस ऐसे इस पे धक्का मारेगी, ये रेड जो है वो ब्लैक सरफेस के ऊपर फोर्स है, ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ पे और क्लियरली दिखा दिया कि राइट साइड पे कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो यहाँ पे फोर्सेस बड़ी हो गई, दब रहा है, यहाँ पे दूर हो रहा है तो यहाँ पे फोर्सेस कम हो गई, ठीक है। तो इन फोर्सेस का बच्चों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो क्या आपको ये समझ आ गया आपकी हमने फ्रिक्शन को डिराइव फोर्स क्यों बोला, क्योंकि इसको हम कॉन्टैक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन तो कर ही पा रहे हैं, राइट। तो ये लाइन समझ आती है बच्चों, यही हमने भी बोला था कि जो इंटरलॉकिंग्स के कारण जितनी भी फोर्सेस आई उन सबका रिजल्टेंट पैरेलल टू सरफेस, जो परपेंडिकुलर टू सरफेस था उसको तो हमने पहले ही नाम दे दिया क्या, नॉर्मल। जो पैरेलल टू सरफेस बचा उसको हमने नाम दे दिया फ्रिक्शन। तो ये इतना सा पार्ट नोट कर लो, ये एकदम क्लियर कर देता है कि क्या हो रहा है फ्रिक्शन के साथ। तो आपके माइंड में बच्चे एक डाउट आ सकता था कि यहाँ भी तो फोर्सेस लग रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सारे इक्वल हैं तो इनके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसल आउट हो जाते है ना, जितना इसका इधर को आएगा उतना इसका उधर को आएगा तो कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उधर ज्यादा आ गया इधर कम आ गया, तो एक नेट फोर्स आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब बेसिकली जिसको हम ऐसे कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं तो यहाँ पे वो इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगी, वही चीज यहाँ है। मतलब जो रीजन नॉर्मल रिएक्शन का था वही रीजन इसका भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है।
क्या बच्चों इससे थोड़ा आइडिया लग रहा है फ्रिक्शन कहाँ से आई, क्या कर रही है फ्रिक्शन? इनफैक्ट अगर आप सोचो इंटरलॉकिंग्स की हेल्प से ना फ्रिक्शन की डायरेक्शन सोचना बड़ा आसान है। कैसे? मान लो ये वाला फिगर सोचो, ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर मैं कहूं वही वाला एग्जांपल, ये हैंड है, ये डस्टर है, हैंड को आगे लेके जा रहे हैं, तो इंटरलॉकिंग्स क्या कर रही हैं? नहीं मतलब इंटरलॉकिंग्स क्या करेंगी, उस ऊपर वाले डस्टर को क्या कोशिश करेंगी? अगर मैं हैंड इधर लेके जा रहा हूँ तो वो डस्टर को भी आगे लेके जा रही है, तो मतलब डस्टर पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा रही है? आगे। इट बिकम्स वेरी इजी टू विजुअलाइज। यही उल्टा सोचो, मान लो ये ऐसे फंसा हुआ है कुछ, मैं ऊपर वाली बॉडी को ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब इंटरलॉकिंग्स क्या चाहेंगी कि क्या चाहेंगी नीचे वाली बॉडी के लिए, क्या चाहेंगी वो कि वो भी साथ ही है, तो वो नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगाएंगी? आगे। तो एक समझ आ जाएगी, दूसरी तो पता ही है थर्ड लॉ से ऑपोजिट आएगी। तो इस केस में क्या हुआ आप देख रहे हो बच्चों, एकदम से क्या फर्क पड़ गया? जो मैंने पहला केस लिया था, जब मैंने कहा था कि मैं इसको मूव कर रहा हूं, दोबारा एक बार रिकैप लेते हैं। केस 1, मैं ब्लैक बॉडी को मूव कर रहा हूं, तो इंटरलॉकिंग्स क्या चाहेंगी कि ब्लू बॉडी उसके साथ है, ब्लू बॉडी को साथ लाने के लिए फोर्स किधर को लगानी पड़ेगी? आगे। तो केस 1 में ब्लू बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स आगे को लग रहा है। आई बात समझ? केस 2, अब मैं ब्लू बॉडी को ही आगे लेके जाता हूं, अब इंटरलॉकिंग्स क्या चाहेंगी कि ब्लैक बॉडी आगे को जाए। अगर ब्लैक बॉडी को आगे को जाना है तो ब्लैक बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगनी चाहिए? आगे को। अगर ब्लैक पे फ्रिक्शन आगे को लग रही है तो ब्लू पे पीछे को। आ गई बात समझ? तो इंटरलॉकिंग से एकदम आइडिया लग जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगी। अगर हम सिंपली वैसे सोचते तो समझ ना आता, दोनों केसेस में फाइनली तो दोनों आगे को जा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट है। आ रही है बात समझ? वैसे हम जो तरीका फॉलो करेंगे, इंटरलॉकिंग्स तो हर बार नहीं ड्रॉ कर पाते, हम क्या तरीका फॉलो करते हैं? रिलेटिव फ्रेम वाला, कि एक के फ्रेम में जाके स्यूडो फोर्स ड्रॉ कर देते हैं और पता चल जाता है कि बॉडी किधर को जाएगी उसके फ्रेम में। तो उसके फ्रेम में जिधर को भी जा रही होगी बस फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट लग। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो जैसे हमने आज वो कर नहीं रहे थे हम वेज वाले क्वेश्चंस, तो जैसे अगर हमें मान लो वेज के फ्रेम में पता चल गया कि ब्लॉक किधर को जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? बस जिधर को भी ब्लॉक जा रहा होगा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लग। ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। ब्रॉडली तो पता चल गया ना कि फ्रिक्शन क्या कर रही है। अब बच्चों ये बताओ कि जो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? एक तो इस पे डिपेंड करना चाहिए कि इंटरलॉकिंग्स कितनी कम है या ज्यादा है। मतलब अगर आप सरफेस को बहुत स्मूथ करते जाओ तो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरलॉकिंग्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा, वो इस पे भी तो डिपेंड करना चाहिए ना कि इंटरलॉकिंग्स कितनी जोर से एक दूसरे को दबा रही है। अगर तो बहुत कम दबा रही है तो आराम से निकल जाएगा। अगर इसको ऐसे बहुत जोर से दबा रही है तो क्या होगा? अब मुश्किल है। ये क्या चीज है ये जो दबाना है? ये जो ऐसे दबाने वाली फोर्स है वो कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि इंटरलॉकिंग्स कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। दूसरा ये कि वो इंटरलॉकिंग्स एक दूसरे को कितना जोर से दबा रहे हैं। कितना जोर से दबा रही हैं ये किससे पता चलता है? नॉर्मल रिएक्शन से। ठीक है। एंड बच्चों इंटरलॉकिंग्स कितनी है, कम है, वो बच्चों हमारे पास सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है ना, हमारे पास उनकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें उससे पता चलता है जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है मतलब वहां पे इंटरलॉकिंग्स उतनी बड़ी है। ठीक है, मतलब वहां ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग सकती है। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। इज दिस थिंग क्लियर?
तो सबसे पहले तो ये समझ आता है कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इंटरलॉकिंग्स पे डिपेंड करता है एंड नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अभी हमारे पास फॉर्मूला नहीं आया कोई फ्रिक्शन का, है ना। अभी तो हम बस समझ रहे हैं कि वो किस किस पे डिपेंड करेगी। तो चलो, नॉर्मल रिएक्शन तो हमारे को पता ही है क्या होता है। जो इंटरलॉकिंग के बारे में बताता है हमें क्वांटिटी, उसको बच्चों हम बोलते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वो भी आगे आएगा। अभी बस हम ये समझ लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमें बताती है उसके बारे में, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों ये दोनों बॉडीज की सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है। सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है ना, वुड ऑन पेपर, वुड ऑन रोड, रोड टायर ऑन रोड, कौन सी कंपनी का टायर ऑन रोड, सबके लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये मतलब इस कोफिशिएंट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ वो डजंट मैटर, सिर्फ ये बात हो रही है कि कौन सी दो सरफेसेस कांटेक्ट। इज दिस थिंग क्लियर? तो जैसे जब हम कहते हैं कि हमारा जूता घिस गया, तब क्या होता है बच्चों? एक तरह से इंटरलॉकिंग्स ही बनी होती है ना, जो सोल पे बनी होती है, वो कम हो रही है हमारी इंटरलॉकिंग। सो मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। जूता घिसने का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो रहा है, और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो रहा होता है इसीलिए हम स्लिप कर जाते हैं अगर जूता घिसा हुआ। आई बात समझ? ओके। अब बच्चों, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि फ्रिक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा सिचुएशन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, सिर्फ इतना कहने से हमारा काम नहीं चलता कि हम कह दें कि दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन लग गई। ये बात समझ आ रही? ठीक है, तो हम बच्चों इस बात को समझने के लिए कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे बच्चों ऐसे सोचो कि जो हमारे घर में रूम में बेड लगा होता है, ठीक है, आप प्रेजेंटली बेड के साइड पे खड़े हो, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहे आप। बताओ बेड का एफबीडी क्या होगा? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। क्या तब बेड के ऊपर बच्चों कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रही है? नहीं लग रहा। मानते हो सर? ठीक है, ये तो पहला केस ही हो गया जहां पे कोई फ्रिक्शन लगी नहीं, कांटेक्ट है बट फ्रिक्शन नहीं लगी। क्यों नहीं लगी बच्चों फ्रिक्शन? कोई रिलेटिव मोशन का कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ भी, है ना। दोनों बॉडीज ही रेस्ट पे। ओके, दूसरा केस, आपने उस बेड को धक्का लगाना शुरू किया, क्या बेड मूव करेगा? मान लो नहीं करेगा, ठीक है, कमजोर हो आप, ठीक है, बेड मूव नहीं कर रहा। आपने धक्का लगाया, बेड मूव नहीं किया। क्यों नहीं कर रहा बेड मूव? मतलब आप तो बेड पे फोर्स लगा रहे हो। मैं एक, अगर बच्चों एक एफबीडी की बात करूं, जैसे मान लो ये आपका बेड है, ठीक है, आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो और हमें पता है कि बेड मूव नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा होगा? मतलब ये mg हो गया, नॉर्मल हो गया, स्टिल बेड अगर मूव नहीं कर रहा तो क्या हो रहा होगा? कोफिशिएंट छोड़ो, सीधा मतलब फ्रिक्शन होगी। किधर को लग रही होगी फ्रिक्शन? ऐसे। तो जैसे ही आपने बेड को धक्का लगाना शुरू किया,
फ्रिक्शन फोर्स आ गई जिसने आपके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, जिसने बेड को मूव करने नहीं दिया। मानते हो? तो बच्चों इस केस में, और जो पहला केस था जहां पे आप बस बेड के साइड पे खड़े थे, यहां पर भी बेड मूव नहीं किया था, यहां पर भी बेड मूव नहीं किया, तो हमने ऐसा क्यों कहा कि यहां तो फ्रिक्शन लगी नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं यहां फ्रिक्शन लग रही है? फर्क क्या है? नहीं है तो रेस्ट पे। तो क्या डिफरेंस है, क्या बोले हम कि मतलब जिससे हमें समझ आए कि भाई ऊपर तो फ्रिक्शन नहीं लग रही लेकिन नीचे फ्रिक्शन लग रही है। ऊपर, एक मिनट, ऊपर रिलेटिव नहीं है, नीचे है, ट्राई है, ट्राई इज द वर्ड। ठीक है, सेकंड केस में डिफरेंस क्या है कि रिलेटिव मोशन लेकर आने की कोशिश तो की जा रही है, आया नहीं रिलेटिव मोशन बट कोशिश तो है। फर्क समझ रहे हो? पहले में तो कुछ भी नहीं है। क्लियर? तीसरा केस, आप साथ में अपने दोस्त को लेके आए, दोनों ने मिलकर धक्का मारा, बेड हिल गया, क्या अब फ्रिक्शन लगेगी? बिल्कुल लगेगी। क्या अब रिलेटिव मोशन है? बिल्कुल है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों, एक जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है, पहला केस तो ट्रिवियल हो गया, इसको तो छोड़ ही दो, है ना, इसमें कुछ नहीं सोचने वाला, कि भाई फ्रिक्शन फोर्स कब लगती है? कांटेक्ट तो हो गया, दूसरी क्या कंडीशन है फ्रिक्शन फोर्स की? जब या तो रिलेटिव मोशन हो ही जाए तब लगेगी, या फिर जब रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही हो, जब रिलेटिव मोशन ट्राई की जा रही तो भी फ्रिक्शन फोर्स लगनी शुरू हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है ना? फर्स्ट केस क्या था? रिलेटिव मोशन। सेकंड केस क्या है? रिलेटिव मोशन की कोशिश की जा रही। इनफैक्ट अगर आप सोचो, वो जो डस्टर वाला एग्जांपल था बच्चों ना, यहां पर भी मेरा हैंड क्या कोशिश कर रहा है? वो तो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब वो डस्टर और अपने बीच में रिलेटिव मोशन आने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ? उस कारण से फ्रिक्शन फोर्स लगनी शुरू हो। जब रिलेटिव मोशन हो तो नहीं रही थी, क्या इस केस में रिलेटिव मोशन हो रही है? नहीं, डस्टर और हैंड तो इकट्ठे मूव कर रहे हैं, बट क्या था? कोशिश की जा रही थी, मेरा हैंड एटलीस्ट रिलेटिव मोशन की कोशिश तो कर रहा है। और तीसरा केस क्या है? अगर मैं हैंड और जोर से ले ही जाऊं आगे और डस्टर नीचे ही गिर जाए, तो जो थोड़ा सा टाइम था जब ऐसे जा रहा होगा हैंड, तब तो डस्टर और हैंड के बीच में रिलेटिव मोशन आ ही गई, तो भी फ्रिक्शन लगी। पहला केस नो रिलेटिव मोशन, दूसरा केस ट्राई ऑफ रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, कि somebody is trying to create relative motion। ठीक है, यहाँ ये भी कहना पड़ेगा ट्राई कर रहा है लेकिन नहीं हुआ उससे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कहें कि ट्राई कर रहा है, वो भी सकता है और नहीं भी, हम स्पेसिफिकली उस केस की बात कर रहे हैं जब ट्राई किया लेकिन उससे नहीं हुई। तीसरा केस क्या है? हो ही गई रिलेटिव मोशन। सबको ये तीनों केसेस बिल्कुल क्लियरली समझ आते हैं? ठीक है, जब एक बॉल को आपने ग्राउंड पे फेंका है, तब कौन सा केस है? थर्ड। तब तो रिलेटिव मोशन हो ही रही है, फ्रिक्शन लग के उसको रोक रही है। आई बात समझ, है ना? बेड को धक्का जब हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? मतलब वो कोशिश चल रही है, मूव तो नहीं हुआ, तो वो कौन सा केस हो गया? सेकंड केस। क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये बच्चों नोट
के एक का नाम होता और दूसरा नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से अब रिकैप कर लेंगे। हाँ जी, आई थिंक फिगर में बहुत अच्छे है जो मैंने बोला। तो फर्स्ट केस तो नो रिलेटिव मोशन F0। सेकंड केस में क्या फर्क है, आप धक्का मार रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर रिलेटिव मोशन तो नहीं है लेकिन उसकी टेंडेंसी तो है। तो इस केस में यू हैव नॉन जीरो फ्रिक्शन, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब कुछ मूव नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड केस काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब काइनेटिक से ही समझ आ गया कि कुछ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एरो बना हुआ है, ब्लॉक को आप मूव कर रहे हो, तो इसको हमने बोला रिलेटिव मोशन है और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है। क्या ये बात समझ आती है सबको? ठीक है, ओके। तो अभी एक मेरे पास पॉइंट आया था बच्चों कि मान लो आपको पता है कि सेकंड केस है, ठीक है, मान लो पता है पहले से वही सेकंड केस है, तो वो सेकंड केस कैसे इंश्योर हो रहा होगा कि भाई मान लो आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है तो फ्रिक्शन ने भी 5 ही लगाई होगी। मान लो आपने 10 लगाई, फ्रिक्शन ने भी 10 लगा दी। और हाँ, हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझ आ रहा है कि भाई हाँ, ऐसा होता है कि कुछ देर तक तो आप धक्का लगाते रहो, मूव नहीं करेगा, बट अगर आप बहुत ज्यादा ही जोर लगा दोगे तो क्या होगा, फिर तो मूव कर जाता है। इससे क्या समझ आ रहा है? कुछ लिमिट है ना फ्रिक्शन की, कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी कुछ लिमिट है। ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन बस रोक के ही रखेगी और कुछ होने ही नहीं देगी। कुछ देर तक ट्राई करती रहती है वो कि नहीं मूव कराना, नहीं मूव कराना, बट जैसे ही उसकी वो लिमिट टूट जाती है या एक्सीड कर जाती है, फिर क्या होता है, फिर तो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगनी शुरू हो जाती है। ये बात समझ आ रही है सबको बच्चों? ठीक है, स्टिल वी डोंट नो एनी फॉर्मूला, बट व्हाट वी नो इज कि भाई फ्रिक्शन कैसे आई है, क्या उसकी टाइप्स हैं, वो सारा कुछ हमें क्लियर हो। क्लियर टू ऑल बच्चों? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस भी हम लिख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है।
राइट। तो बच्चों क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को तो आइडेंटिफाई करना फिर भी मुश्किल होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। उसका सिंपल तरीका यह है कि आप देखो कि दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन होने का क्या मतलब है कि दो सरफेसेस आपस में घिस रही हैं। ठीक है, मतलब जहां पर भी आपको दिख गया कि दो सरफेसेस आपस में घिस रही हैं, इसका मतलब है कि वहां पे काइनेटिक। मैं एग्जांपल लेता हूं, ये बच्चों मैं ऐसे वॉक कर रहा हूं, अभी फीट और मेरे और फ्लोर के बीच में कौन सी फ्रिक्शन लग रही होगी? तीन केसेस हैं, स्टैटिक, काइनेटिक, जीरो। काइनेटिक या जीरो? बोलो। चलो लेट मी कंफ्यूज यू फर्दर। अब काइनेटिक है, अब तो ये तो क्लियर है। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। और केस में हो सकता है पता चले ना चले, लेकिन जब घिस रहा है वो तो 100% काइनेटिक। वहां तो अब दिख रहा था कि घिस रहा है ना, कि मेरा पैर जो था वो जमीन के साथ घिस रहा है। तो जो ये वाला केस था, जब हम नॉर्मल वॉकिंग वाला केस है बच्चों, इसमें कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक। यहाँ पे काइनेटिक नहीं है। क्या यहाँ पे मेरा पैर घिस रहा है? मतलब आई एम अज्यूमिंग कि मैं नॉर्मल बिल्कुल ऐसे पैर रख रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ काइनेटिक नहीं है। क्यों? देखो कैसे हम ऐसे पैर और रखते हुए हम दूसरे पैर को ऐसे आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश तो है, मतलब आप बॉडी को तो मूव कर रहे हो आगे को, लेकिन ये कुछ ऐसे घिसा तो नहीं ना यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन ने ऐसे रोक के रखा हुआ है आपके पैर को। सोचो फ्रिक्शन ना हो क्या होगा? आप क्या करो, आप धड़म से गिर जाओ तो आपके पैर में। ठीक है ना, तो इस केस में कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई घिस नहीं रहा, तो इसलिए वो कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और जब ऐसे होना ही शुरू हो गया तो ये क्या चीज है? ये काइनेटिक। आई बात समझ? ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम कहते हैं कि कार में या व्हीकल, जिस भी व्हीकल पे स्किड मारी हमने, स्किड में क्या होता है? टायर रोक रखा है हमने, ब्रेक मार दी और वो टायर ऐसे रोड पे ऐसे घिस, है ना, तो वो क्या चीज है? काइनेटिक। नॉर्मल केस में क्या होता है? वैसे रोल कर रहा होता है, तो वहां पे कुछ घिस नहीं रहा। सीधी सी बात है, जहां कुछ घिस नहीं रहा वो वहां पे क्या है? स्टैटिक, है ना। और जहां पे कुछ घिसने लग गया, काइनेटिक। आगे बात समझ सबको? ओके, ऑल क्लियर? रियलिटी में ऐसा हो जाता है कि मतलब हम बिल्कुल परफेक्टली वॉक नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल माइनर तो घिसता ही है पैर। ठीक है, हाँ बच्चों, आ गया समझ सबको? फ्रिक्शन का अंडरलाइन कंसेप्ट कैसे काम करती है, और आपको आइडिया लग रहा है कि जो पहले आप पढ़ते थे उससे बहुत डिफरेंस है ना? पहले तो बस अपोजिट मोशन, बात खत्म। इससे ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों, अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स, हमें मतलब यही पता चल गया तीन टाइप की है। अब हम बढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है ना। हमें ये भी पता है कि दो टाइप की है, मतलब तीन ही, दो ही कहो, स्टैटिक, काइनेटिक, कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, काइनेटिक की क्या वैल्यू होगी, वो हम समझते हैं। ये जो हमने घिसने वाला एग्जांपल लिया बच्चों, कि जैसे टायर स्किड किया, या जो जैसे हम अगर घिस के चलें, इससे क्या लगता है कि स्टैटिक काइनेटिक में से कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा होएगी, कौन सी कम होएगी? स्टैटिक ज्यादा होएगी। इन जनरल दो सरफेसेस के बीच में
स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती होगी या काइनेटिक? स्टैटिक ज्यादा होती होगी। मतलब आप कह रहे हो कि वी शुड प्रेफर कि सर्फेसेस घिसें और काइनेटिक फ्रिक्शन लगे उनमें। क्या हम ऐसी कोशिश करते हैं? मतलब फिर तो हमें टायर जो है वो सर्कल नहीं रेक्टेंगल बनाने चाहिए थे, है ना, कि घिसते हुए जाएं। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है वो तो कम है। कब ज्यादा टायर घिसते हैं, कब जूता घिसता है हमारा? जब हम स्किड मारते हैं, जब हम नॉर्मल ऐसे वॉक कर रहे हैं प्रॉपर, तब जूता ज्यादा देर चलेगा। इससे क्या समझ आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कम लगती है कंपेयर्ड टू काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अभी हम एग्जैक्टली समझेंगे बिल्कुल कि क्या होता है, बट हम अपने आसपास जितनी सिचुएशंस बनाते हैं, वी प्रेफर स्टैटिक फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ काइनेटिक। ठीक है, तो ये बच्चों सारा कुछ समझने के लिए कि भाई कब स्टैटिक लगती है, कब काइनेटिक लगती है और उसकी क्या वैल्यू होती है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग ऐसे मत सोचना कि कुछ और ही अलग टाइप है, अभी आपको समझ आ जाएगा कि लिमिटिंग क्या होता है। टॉपिक का नाम हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन है। बेसिकली हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक केस बनाएंगे जिससे हमें समझ आएगा कि कब कौन सी फ्रिक्शन लगती है और उसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, हेडिंग दे दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, बहुत सिंपल सी बच्चों सिचुएशन है। एक रफ सरफेस के ऊपर हमने एक मास एम रख दिया, उसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, जिसको हम ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तभी समझ आएगा, है ना, कि भाई कि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे कि क्या होता है और कितना वो होता है। हमें पता है कि क्लियरली इस केस में जो मास एम है बच्चों हमारा, उसका एफबीडी क्या होगा? एम जी नॉर्मल और ये फोर्स एफ राइट को और फ्रिक्शन एफ लेफ्ट को। तो नाउ लेट अस से बच्चों कि वी हैव सम टूल्स जिसकी हेल्प हम एफ मेजर कर सकते हैं। एफ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और हम स्मॉल एफ को भी मेजर कर सकते हैं लेट से। तो फिर हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे है। ठीक है, ओके। तो बच्चों व्हाट वील बी डूइंग इज कि हम, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हम फोर्स को अलग अलग वैल्यूज देंगे, कैपिटल एफ को, उससे हम देख लेंगे कि स्मॉल एफ की क्या वैल्यू है। ठीक है, और फिर बच्चों हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ। तो बेसिकली ये ग्राफ हमें क्या बता देगा कि कैपिटल एफ की किस वैल्यू पर स्मॉल एफ की क्या वैल्यू लगती। ठीक है, क्या कुछ हमें पता है अभी तक? एक तो हमें यह पता है कि यार दो टाइप की फ्रिक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक तो स्टैटिक और एक काइनेटिक। दूसरी बात हमें यह पता है कि स्टैटिक की कुछ ना कुछ लिमिट भी होती है, मतलब फ्रिक्शन की कहीं ना कहीं कोई लिमिट है। ठीक है, वो थोड़ा का आपको इस टॉपिक के नाम से भी आइडिया लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो हम इस फ्रिक्शन की लिमिट की ही बात करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मान लो हम बच्चों एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी लेट से एक्सटर्नल फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी? 0 लगेगी। कुछ हो ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन फोर्स को लगने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अग्रीड? ओके। अब बच्चों मान लो आपने एक्सटर्नल फोर्स कर दी 1 न्यूटन। कि रोक के रखने के लिए वो कितनी फोर्स लगानी चाहिए? 1 ही लगाना चाहिए, 1 से ज्यादा तो नहीं। क्यों?
तो उल्टा हो जाएगा, वो रोकना चाहती थी और उस चक्कर में वही मूव करा दे, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 1 से कम तो नहीं, रोकना है तो 1 तो लगानी पड़ेगी। इसका मतलब अज्यूमिंग कि 1 इज नॉट द लिमिट ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 1 हुई तो स्मॉल एफ की वैल्यू भी 1 हो जाएगी? एनी डाउट इन दिस? और ये कौन सी फ्रिक्शन होगी बच्चों, स्टैटिक या काइनेटिक? अगर रोक के ही रखा हुआ है तो ये कौन सी हुई, स्टैटिक। ओके, अब बच्चों ऐसे ही करते करते मान लो मैंने फोर्स 2 कर दी और अभी ब्लॉक मूव नहीं किया, तो क्या हुआ होगा? फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू 2 कर दी होगी। और वो कौन सी फ्रिक्शन है, आ रहा है समझ? मान लो ऐसे करते करते 10 हो गई, अभी भी ब्लॉक मूव नहीं किया, 10 हो गई। तो मतलब शुरू में ये कैसा ग्राफ आएगा बच्चों, कितना एंगल? आपका फेवरेट है ना, 45 डिग्री आ ही गया कभी तो, 45 डिग्री एंगल बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, अंडरस्टूड। मतलब अभी इसके आगे का हमें नहीं पता, बट जब तक ये ऐसा ग्राफ बन रहा है ये 45 डिग्री एंगल से बनेगा। और ये कौन सी फ्रिक्शन है बच्चों, स्टैटिक का? अभी ड्रॉ मत करना, ठीक है, बाद में इकट्ठे ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये समझ आ गया लॉजिक कि शुरू में तो ऐसा ही ग्राफ होना चाहिए। मतलब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब लग रही है तो फ्रिक्शन अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से एडजस्ट करती जा रही है, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस अगेन जो मैंने आपको कहा था कि हम सारा कुछ स्टैटिक के हिसाब से बनाते हैं, कि स्टैटिक इज सॉर्ट ऑफ स्मार्ट फ्रिक्शन, वो एडजस्ट कर लेगी, जो आपका काम है रोक के रखना वो कर देगी। क्या ये बात समझ आती? ओके। अब बच्चों जैसे जैसे हम अपनी फ्रिक्शन फोर्स एफ की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, मान लो हम ऐसे करते करते लेट्स से वी रीच अ वैल्यू 20। अब इस 20 पे पहुंच के ऐसा हुआ कि हमें लगने लगा कि यार बस मूव करने वाला है, हिलना डुलना शुरू हो गया ब्लॉक। इसका क्या मतलब होगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि इसकी लिमिट आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट आ गई, अब स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं लग सकता। वेरी लॉजिकल कि भाई एक लिमिट होएगी उसकी, हम धीरे धीरे उसकी लिमिट तक पहुंच गए। जब तक उसकी हम लिमिट के अंडर थे तब तक तो उसने पूरा जोर लगाकर, पूरा जोर नहीं स्मार्टली जोर लगाकर, पूरा नहीं लगाया है ना, पूरा कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा 20 लगाती रहती वो, उसने स्मार्टली जोर लगाकर बॉडी को रोक के रखा। आई बात समझ? तो ये हम 20 तक पहुंच गए, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन की लिमिट 20। अब बच्चों हमने फोर्स और बढ़ा दी, हमने फोर्स 25 कर दी। अब क्या होना चाहिए, स्टैटिक की लिमिट तो खत्म हो गई, स्टैटिक ने कहा आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं तो नहीं रोक पाई, अब तो ब्लॉक जो है वो मूव करेगा ही करेगा। क्या ये बात समझ आती है? तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन ने हार मान ली, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगनी शुरू हो जाएगी। ये बताओ बच्चों सोच के कि काइनेटिक फ्रिक्शन को अपनी लिमिट पे ही लगना चाहिए या उसको भी कम ज्यादा एडजस्ट करना चाहिए? हुँ? जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बताओ, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन को अपनी लिमिट पे लगना चाहिए, उससे कम लगना, ज्यादा तो खैर हो ही नहीं सकती, या उसको भी एडजस्ट कुछ करना चाहिए?
क्यों? भाई काइनेटिक तो पिक्चर में ही था भाई, जब मोशन शुरू हो गई रिलेटिव, जब रिलेटिव मोशन शुरू ही हो गई तब काइनेटिक तो अपना पूरा जोर ही लगाएगी। व्हाट सेंस डज इट मेक कि भाई उसने रोकना था, उसको दिख रहा है कि बॉडी को मूव करना शुरू कर दे, और वो कहे कि नहीं मैं लिमिट पे नहीं, मैं तो कम ही लगती हूँ, वो तो फिर बिल्कुल ही स्टूपिड हो गया कम। भाई वो रोकने के लिए एटलीस्ट जो उसका पूरा जोर है वो तो लगाए, है ना? तो जब स्टैटिक ने हार मान ही ली, तो जब काइनेटिक आ गई तो काइनेटिक तो अपने पूरे जोर पे लगी। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो मतलब इसके आगे ग्राफ कैसा होना चाहिए बच्चों? वैसा कि भाई अब आप फोर्स बढ़ाते जाओ, अब जो फ्रिक्शन है वो तो अपनी पीक लिमिट पे ही लगे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है। तो ये वाली जो फ्रिक्शन है, ये कौन सी फ्रिक्शन है? क्या कुछ समझ आ रहा है बच्चों ग्राफ से? सबसे पहली बात तो ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई भी सिचुएशन में पहले स्टार्ट कौन करता है? कौन सी फ्रिक्शन लगनी? स्टैटिक। भी पहली कोशिश तो यही है कि बॉडी को मूव ही ना करने दिया जाए। स्टैटिक वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, देखती है कि यार चल इतना लग के काम चलता है, इतना लग जाते हैं, और कोशिश करती रहती है कि बॉडी रुकी रहे। ठीक है, अगर बॉडी रुकती ही नहीं तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन गिव्स अप एंड काइनेटिक लगनी शुरू हो जाती है। काइनेटिक तो लगी ही तब जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, बॉडी की रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुकी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो अपनी जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसी पे लगे। क्या बच्चों ये बात समझ आती है? ठीक है, तो ये बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे। होता क्या है बच्चों, ये जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इस ग्राफ से तो मैंने यहाँ पे ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। ठीक है, कई थ्योरीज कहती हैं कि जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, बट ये कोई वेल डिफाइंड थ्योरी नहीं है। मतलब चाहे आप ऐसे दिखाओ चाहे आप ऐसे दिखाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मतलब इसको लेके कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि वो थोड़ी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जनरली हमारे लेवल पे जितनी बुक्स हैं उसमें ऐसे दिखाया होता है, बट मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, तो चलो हम मान लो अपनी बुक्स के हिसाब से चलते हैं, ये फॉलो कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जब काइनेटिक लगती है तो वो थोड़ी सी कम वैल्यू पे लगती है। एक बात समझना बच्चों, अगर हम ये दिखाते हैं तो क्या जो मैंने पहले बोला था वो बात कॉन्ट्राडिक्ट होती है? नहीं, वो कॉन्ट्राडिक्ट तो सिर्फ इतने से पार्ट के लिए हुई ना, बाकी सारी देर तो स्टैटिक काइनेटिक से कम ही लग रही है। समझ रहे हो बात? कब ऐसा हुआ? जैसे मैंने आपको क्या बोला था पहले कि हम जितना कुछ अपने आसपास बनाते हैं हम किसके हिसाब से बनाते हैं कि कौन सी फ्रिक्शन लगे? स्टैटिक लगे। ठीक है, तो डोंट थिंक कि यार स्टैटिक की वैल्यू तो ज्यादा है। स्टैटिक की सिर्फ एक वैल्यू काइनेटिक से ज्यादा है, जो बाकी ये सारे का सारा पार्ट है तब तो स्टैटिक की वैल्यू काइनेटिक से कम ही है, इजंट इट? तो हम जनरली जब हम कुछ करते हैं तो हम इसके आसपास ही रहते हैं, तो हम कम वैल्यू पे रहते हैं, काम चल जाता है हमारा। ये तो बिल्कुल, ये कब आएगा पॉइंट? जब जस्ट मूव करने वाला ही है, जब काइनेटिक शुरू होने वाला ही है। ठीक है, तो एक बार बच्चों एक ग्राफ बना लो पहले सिर्फ, फिर हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। इसका मैं बताता हूँ। रिलेटिव मोशन रोकनी है ना स्टैटिक में, तो हाँ तो कहाँ हो रही है? क्या
क्या मेरे फीट और जमीन में कोई रिलेटिव मोशन हो रही है? चलो नहीं हो रही। हम्म, हाँ हाँ। रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ये तो वही वाला केस हो गया ना, डस्टर वाला। यहाँ अर्थ फ्रेम मोशन तो वही रहा है डस्टर का, स्टैटिक फ्रिक्शन लगते हुए। काइनेटिक में मोशन तो आपने करा लिया डस्टर का, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ज्यादा फ्रिक्शन लगानी पड़ रही है, यहाँ कम फ्रिक्शन लगा के काम चल गया। क्या होगा कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी उतना एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन एनर्जी लॉस ना, जो आगे हम करेंगे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन कम से कम लगे। ओके, इस ग्राफ की बच्चों लेबलिंग समझते हैं। स्टैटिक काइनेटिक तो आपको समझ आ ही गया। लिमिटिंग भी नाम से समझ आ रहा है ना। लिमिटिंग का क्या मतलब हुआ? लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो जो जिस पॉइंट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेसिकली ये वो वाला पॉइंट होगा जब एक बॉडी जस्ट मूव करने वाली। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करोगे तभी आप बॉडी को मूव करवा पाओगे, अदरवाइज तो आप बॉडी को मूव करवाई। बात समझ आई बच्चों? ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बच्चों म्यू एस इंटू एन। ठीक है, ये म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमने पहले बात की थी, ठीक है, जो कि सरफेस पे डिपेंड करेगा। तो मतलब ये म्यू एस म्यू के इसीलिए बोले, ये स्टैटिक वाला, ये काइनेटिक वाला। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। ठीक है, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं अगर हम इस ग्राफ को मानते हैं कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक की, देखो वैसे आप समझो स्टैटिक तो ये सारे में लग रही है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या वैल्यू हुई बच्चों? म्यू के इंटू। ठीक है, तो एक बात समझो बच्चों, यहां से क्या समझ आता है आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला हुआ? मतलब क्या आप, चलो, क्या आप इस ग्राफ के बेसिस पर काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला बता सकते हो क्या हुआ? म्यू के एन। भाई काइनेटिक तो अगर लगेगी तो उसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन। ठीक है, क्या आप इस ग्राफ के बेसिस पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बता सकते हो? आप सिर्फ ये कह सकते हो कि भाई अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी तो उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन से या कम होगी या उसके इक्वल। बात समझ आई? काइनेटिक अगर है तो पक्का म्यू के एन।
स्टैटिक अगर है तो म्यू एस एन से लेस देन इक्वल टू। लिमिटिंग अगर है तो मान लो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है लिमिटिंग, वो तो पक्का ही म्यू एस एन है, फिर तो सोचना ही नहीं। ठीक है ना? तो म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, और ये बच्चों एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि दो टाइप के म्यू होते हैं, वो खैर आगे आ जाएगा। एक स्टैटिक के लिए होता है और एक काइनेटिक के लिए होता है। ये जो है बेसिकली ये लेटेस्ट थ्योरी है जो कहती है कि एक ही म्यू है, बट हमारे लेवल पे नहीं है, तो हम इसी को स्टिक करते हैं। ठीक है, तो मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होते हम यही कहते हैं कि अलग है, कोई चक्कर नहीं। अंडरस्टूड बच्चों? तो जैसे कि हमने समझा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो उसका तो हमें पता चल गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो पक्का ही म्यू के इंटू एन पे लगेगी। तो हम बच्चों जो क्वेश्चंस करेंगे ना अभी, हम मतलब सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के, ऑल्दो वो लगती सबसे बाद में है ना, बट हम सबसे पहले उससे क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? सबसे आसान है, उसका तो फॉर्मूला फिक्स्ड है। फिर हम लिमिटिंग के करेंगे और फिर स्टैटिक के करेंगे, क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू ढूंढना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो टोटली सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। एंड डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि ऑपोजिट टू रिलेटिव है, चाहे कोई भी टाइप की फ्रिक्शन हो, उसकी डायरेक्शन तो हमेशा रिलेटिव के ऑपोजिट की हो। ठीक है बच्चों, तो आपको अब समझ आया जिसमें आपको पहले क्या था कि हमें आइडेंटिफाई करना हो कि काइनेटिक है या कौन सी फ्रिक्शन है। वो इसलिए है ताकि आपको पता चल जाए कि उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो जहां आपको दिख गया कि सर्फेसेस घिस रही हैं, वहां पे तो सीधा पता है काइनेटिक है और उसका हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, म्यू विल ऑलवेज बी गिवन टू यू। आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे आप म्यू निकाल पाओ, वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है और उसकी वैल्यू आपको पता होगी हमेशा। एक बात बच्चों आप याद रख सकते हो, हम ना बहुत चैप्टर्स में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द, अच्छा आपने तो पढ़ा भी हुआ है चैप्टर जिसमें बोलते हैं हीट में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हम बहुत चैप्टर्स में कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, जहां जहां भी कोफिशिएंट आता है वो सब एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट इज एन इनडायरेक्ट वर्ड, जहां पे भी कुछ एक्सपेरिमेंटल निकालना होता है उसको हम कोफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, स्टैटिक के बारे में हम क्या कह सकते हैं बच्चों? क्या स्टैटिक फिक्स वैल्यू पे लगती है? नहीं, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, राइट? इसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? फिर से लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। तो ये इनइक्वालिटी, जैसे ये इनइक्वालिटी आई, मतलब अब क्या है कि आपको तो फिर वैल्यू तो पता ही नहीं चली, सिर्फ आपको तो ये पता चला कि हाँ इससे कम है।
तो वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटर्नल फोर्स पे। क्लियर ऑल? तो डायरेक्शन तो इसकी भी रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट ही है। तो बच्चों ये एक सिचुएशन है, एक बार समझ लो। एक रफ सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक 20 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है। आपको म्यू एस भी दे दिया 0.5, म्यू के दे दिया 0.4। आपको ये निकालना है टाइम एंड डिस्टेंस आफ्टर विच द ब्लॉक स्टॉप्स। एवरीबॉडी बनाओ एंड ट्राई करो। गलत। क्या दो आंसर चाहिए ना? कहाँ पे? टाइम देंगे टाइम देंगे। ठीक है। मार पड़ेगी। क्या निकाला है? तू कौन सा कह रहा है? अच्छा वो है। मुझे लगा ये अच्छा देखना पड़ेगा। मुझे ना वो भेज देना, पिक भेज देना, चेक करना। डिस्टेंस दो चीजें पूछी हैं। थोड़े से तुम्हारे बीच में स्टेप गलत हैं बट चल गया काम। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी बच्चों इस केस में? काइनेटिक। तो म्यू एस का क्या काम था? कोई काम नहीं था, जस्ट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, याद जब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया काइनेटिक है तो म्यू एस का रोल ही नहीं है कुछ। अगर म्यू एस का कोई रोल नहीं है, काइनेटिक है, तो एफबीडी क्या बनेगा? लाइक दिस, एन एम जी फ्रिक्शन पीछे को। ठीक है बच्चों, अब हम एक और काम करेंगे आगे के लिए, याद रखना है आपने, क्योंकि फ्रिक्शन अलग अलग तरीके की है तो हम उसको यहीं पे ऐसे ही लिख देंगे, है ना, एफ एस एफ के।
सो दैट वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। तो क्योंकि ये एफ के है तो वो म्यू के एन ही है, ठीक है, एम जी एन, तो क्लियरली एन इज इक्वल टू एम जी, एक्स डायरेक्शन माइनस म्यू के एन इज इक्वल टू एम में, राइट। तो यहां से आपके पास ए निकल आया -4। माइनस में क्यों आया मेरा, क्योंकि मैंने फिगर में आगे को दिखाया, ठीक है। एक बार एक्सेलरेशन आ गई फिर क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, so you will get T5 S50। तो some of you got confused कि नॉर्मल कैसे निकलेगा, जरूरत ही नहीं थी, कट जाता है वो। क्लियर बच्चों? ओके चलो दैट्स इट बच्चों। आपने बच्चों अब होमवर्क में एक तो इम्पल्स वाली एक्सरसाइज है बच्चों, कोई कौन सी है, आई जी, इम्पल्स वाली हो चुकी, वो कैसे होगा? ठीक है, हाँ एक मिनट मॉड्यूल भी दिखाना मुझे। जी पार्ट तो करना ही है बच्चों, एक आपने एक्सरसाइज 0 में हाँ वो टेस्ट तो उसकी तो सैटरडे को करनी थी ना, तभी तो सैटरडे को किया कि वो तो कर चुके थे तैयारी। अच्छा सैटरडे करनी थी, मैसेज आ गया तो छोड़ दिया। अच्छा जब जस्ट जब बैठे मैसेज आ गया है, छोड़ो। अच्छा हाँ मतलब इतना छोटा कैसे हो गया चैप्टर। मैं बस बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चंस दे रहा हूँ बच्चों की, बस थोड़ा सा आइडिया रहे क्या करना है। 7, 8, 9, 10 24, 25, ठीक है, बस ये इतने क्वेश्चंस कर लें, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कैसे करना। चलो ठीक है बच्चों, देन विल मीट ऑन वेडनेसडे। और
तब ना बच्चों जो आपका पिछला टेस्ट हुआ था, इन दोनों टेस्ट के डाउट्स ले आना, मतलब क्लास टेस्ट के, फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार। जो नहीं, वो नहीं करते।